हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे केन्सियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। अब देखिएगा इसके अंदर जो केन्स हैं वो वास्तव में नेशनल इनकम की जो थ्योरी है उसके इक्विलिब्रियम के जनक जो है माने जाते हैं, यानी कि उनको जन्म देने जो है वाले माने जाते हैं। तो देखिएगा जो इकोनॉमिस्ट थे ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, और ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो है John Maynard Keynes, in his masterpiece The General Theory of Employment, Interest and Money, published in 1936, वहाँ पर जो है उन्होंने तीन तरीके की जो है मॉडल की बात करी, जिसमें एक टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल था जहाँ पर कि एक हाउस होल्ड है और दूसरा बिजनेस है। फिर दूसरा था थ्री सेक्टर जहाँ पर कि गवर्नमेंट और ऐड हो जाएगी इन दोनों के साथ। और फिर था फोर्थ सेक्टर, तो वहाँ पर फॉरेन सेक्टर यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं, इन सारे सेक्टर्स के जो मॉडल्स हैं वो हम इस पूरे के पूरे कोर्स में पढ़ने जाएंगे। तो नेशनल इनकम का जो इक्विलिब्रियम है वो टू सेक्टर के अंदर, थ्री सेक्टर के अंदर, फोर सेक्टर के अंदर ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एमपीसी, एमपीएस, यानी कि मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम। तो इन सभी पहलुओं पर जो है आज की क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे। आज हम केवल टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थ्री सेक्टर मॉडल या फोर सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो केन्स ने, जो जे.एम. केन्स ने जो थ्योरी दी टू सेक्टर मॉडल्स की, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको पहले से जाननी पड़ेंगी, या हम ये कह सकते हैं कि उसके संबंधित कुछ जो थ्योरीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहली बात कि जो भी हम इस थ्योरीज को पढ़ेंगे तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें मान के चलनी है कि ऐसा होगा। तो जो चीज़ें मान के चलते हैं ऐसा होगा, हम उनको अजम्पशंस बोलते हैं। तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम सबसे पहली बात ये मानेंगे कि केवल और केवल दो ही सेक्टर होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि पहला सेक्टर होगा हाउस होल्ड और दूसरा होगी फर्म्स या बिजनेस। तो केवल दो ही जो है सेक्टर्स होंगे। और हाउस होल्ड जो अपनी सारी की सारी जो भी फैक्ट्री इनकम उसने कमाई है, यानी कि रेंट से, इंटरेस्ट से, एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट से, या बाकी जो है वेजेस या सैलरी से, तो टू कंज्यूम ऑल ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो भी वो पैसा है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करेगा। द फर्म्स हायर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड, और जो हाउस होल्ड है वो वास्तव में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं, यानी कि लैंड उनके पास है जिसके बदले में उन्हें रेंट मिलेगा, कैपिटल उनके पास है जिसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, मजदूरी वो खुद करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके बदले वेजेस या सैलरीज मिलेंगी, और एंटरप्रेन्योरशिप भी वो खुद ही करेंगे तो अल्टीमेटली उनको प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो सीधी सी बात ये, तो जो चारों फैक्टर इनकम्स हैं वो उनको मिलेंगी। तो दे प्रोड्यूस एंड सेल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड एंड दे डू नॉट सेव, और वो कुछ सेव नहीं करेंगे, ऐसी एजम्पशंस ली गई है। तो सिंपल सी बात है कि वो भी जो भी पैसा होगा वो उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि द टोटल इनकम वाई, यानी कि टोटल इनकम जो वाई से हम डिनोट करेंगे, अक्यू टू द हाउस होल्ड एंड इक्वल टू द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो y इज इक्वल टू वाई डी। तो इसका मतलब है कि जो भी पैसा होगा वो खर्च कर लेंगे। ऑल प्राइजेज इंक्लूडिंग द फैक्टर प्राइस, सप्लाई ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, और इस दौरान जो है नई कैपिटल नहीं आएगी और इस तरीके से टेक्नोलॉजी भी जो है अपग्रेड नहीं होगी, अब ये मानते हैं। और देर आर नो कंपनीज कॉर्पोरेट सेविंग्स एंड रिटेन अर्निंग्स बिकॉज देर आर टू सेक्टर्स, तो इसलिए यहाँ पे कोई कंपनीज नहीं है, उनके टैक्सेस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं है गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट sector does not exist, hence there is no taxes, government expenditures or the transfer payments, ये भी हम मान के चलेंगे। the economy is assumed to be as a closed economy, it means there is no import and export, and all the investment outlay is autonomous. Autonomous investment means the investment does not change at the level of incomes, तो ऐसी इनकम जो लेवल ऑफ इनकम के साथ नहीं बदलती है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं स्थायी रूप से इन्वेस्टमेंट रहेगी और इन्वेस्टमेंट की जो है वैल्यू नहीं बदलेगी। और जो भी इन सभी पहलू के बाद जो है हम आगे की बात करते हैं, तो ये जो है एजम्पशंस होंगी इस थ्योरी की। अब इन एजम्पशंस के बाद हम बात करते हैं टू सेक्टर किस तरीके से काम करेगा। तो टू सेक्टर के अंदर देखिएगा, मैंने आपके साथ बात बोली कि फर्म्स या बिजनेसेस हैं एंड सेकेंड इज हाउस होल्ड है। तो ये जो पूरा का पूरा जो है
सिस्टम आप देखिएगा, यानी कि जो फर्म्स हैं वो पेमेंट करेंगी किस चीज़ की, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट्स की, और वो फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड के पास आएंगी और हाउस होल्ड उससे अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की पेमेंट फर्म्स को करेगा। तो पहली बात है कि ये आपको सिंपल सी बात पता चल गई कि ये मॉनेटरी जो फ्लो है जो मैंने आपके साथ बात की, उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो फर्म्स हैं उनसे जो है फैक्टर जो है इनपुट्स, यानी कि जो अपनी मेहनत है, जो अपनी लैंड है, ज़मीन है, जायदाद है, कैपिटल है, वो सब फर्म्स को देंगे और फर्म्स उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड को देगी। तो सिंपल सी बात ये, तो ये एरोज आपने बड़े ढंग से बनानी है कि एरो किस साइड चल रही हैं, तो ये आपको पता चल गया कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी किस तरीके से काम करेगा। अब हाउस होल्ड जो है, मैंने आपको बोला कि जो फैक्टर्स के जो है वो ओनरशिप उन्हीं के पास है। द हाउस होल्ड ओन्स ऑल फैक्टर प्रोडक्शन एंड दे सेल देयर फैक्टर सर्विसेज टू अर्न फैक्टर इनकम्स which are entirely spent on consumer final goods and services produced by the business firms। तो सिंपल सी बात ये कि ये मान के चलेंगे कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो ओनर हैं किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, और उनके पास जो फैक्टर इनकम्स आएंगी वो सभी की सभी जो फैक्टर इनकम्स हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कंज्यूम्ड करेंगे। इसके बाद आती है कि फर्म्स क्या होती हैं। द बिजनेस फर्म्स आर अज्यूम्ड टू हायर फैक्टर of production from the household and they produce sales and goods and services to the household and they do not save, और ये भी सेव नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात क्या है कि ये फैक्टर सर्विसेज किससे लेंगे, जो है हाउस होल्ड से, और उनको बदले में जो है वो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट्स देंगे और उसके बदले में वो सारी जो चीज़ें हैं वो हाउस होल्ड उन्हीं से ही खरीदेगा। तो सीधी सी बात ये, द सर्कुलर ब्रोकन लाइन्स आर एरोज शो फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट फ्लोज एंड प्रेजेंट रियल फ्लोज। तो जो मैं अभी आपको एरोज की बात बता रहा हूँ वो आपने ढंग से जो है लगानी है। तो इसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके की कोई मनी इंजेक्ट नहीं की जाएगी सिस्टम में गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही कोई टैक्स के द्वारा उसमें कोई लीकेज होगी, क्योंकि हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और फैक्टर पेमेंट्स के अंदर क्या होगा, हाउस होल्ड इनकम बोले या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट्स, द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये बातें जो हैं अभी हम आगे चल के करने वाले हैं। उसके बाद है इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनेगा। तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए टू सेक्टर मॉडल के अंदर देखिएगा हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। अगर हम एक कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो जो पहला कंसेप्ट है, टू अप्रोचेज हैं, उसमें से पहला जो कंसेप्ट है वो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरी जो है हमारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम इन दोनों अप्रोचेज़ की बात करेंगे तो दोनों जो अप्रोचेज़ हैं उनसे जो आउटकम निकलेंगे वो दोनों के सेम जगह पर इक्विलिब्रियम आएंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है वो क्या कहती है केन्स की थ्योरी। तो केन्स की थ्योरी कहती है कि अकॉर्डिंग टू द केन्सियन थ्योरी अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि हम सीधी सी बात करें कि एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के साथ अगर हम बात करें तो आपको ये बात जो है क्लियर हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर जहाँ पर होगी वहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है बनेगा। तो आइएगा मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसके बारे में आपके साथ बात करता हूँ। और ये देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल है इसको आपने ढंग से देखना है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये एग्जाम्पल आपने ढंग से इसलिए देखना है क्योंकि इसी पे पूरा दारोमदार टिका हुआ है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर हम ये मानते हैं कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो किसी भी लेवल पर, यानी कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी इनकम्स के लेवल भी बढ़ते जाएंगे। तो हम ये मानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी जो इनकम्स थी वो कम थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती रही। तो हम भी मानते हैं आज़ादी के समय मान लो हमारी इनकम जीरो थी और उसके बाद वो बढ़ती वो जो है वो बढ़ती रहेंगी 200 से 300, 300 से 400, और आज भी हम बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जीडीपी में जो है ग्रोथ होती है। तो अब ये मानते हैं कि ये इनकम इस तरीके से बढ़ती है। तो जब इनकम बढ़ती हैं तो हम लोग जो है कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। जब हमारी इनकम नहीं भी होगी तब भी हमने कंज्यूम किया होगा, या तो उधार पैसा लिया होगा या जो पुरानी सेविंग होगी उससे। तो सिंपल सी बात है ये कि यानी कि जो भी आप कंजम्पशन करते हैं वो ज़रूर से ज़रूर कंजम्पशन होती है, इवन जीरो लेवल पर भी। तो अगर हम कंजम्पशन को सी से डिनोट करें तो मान लीजिए हमारी कंजम्पशन 40 थी, 40,
तो सिंपल सी बात है कंजम्पशन जरूर से जरूर होगी, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये सीधा सा एक केन्स का प्रिंसिपल है जिसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो है कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन कंजम्पशन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ रही है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे भी मैंने इनकम बढ़ाई है आपको 100, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़े हैं हमारे 80, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, तो उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती है। मान लीजिए अगर इनकम 200 हो जाएगी तो हमारे खर्चे भी बढ़ जाएंगे, तो हम अज्यूम करते हैं कि 200 हो जाएंगे। अब अगर ये खर्चे बढ़कर 200 से बढ़कर अगर हमारी इनकम 300 होगी तो खर्चे भी जो है हमारी इनकम हम अज्यूम करते हैं कि 280 हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे जो 400 होगी तो हमारे पास 360 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 500 होगी तो 440 हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से अगर हम कहते हैं 600 होंगे तो 520 होंगे। तो ये हमने एक अज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे बात करूँ कि इनकम, तो अगर मैं आपसे पूछूँ सेविंग क्या होंगी, तो जब इनकम थी नहीं तो हमारे पास सेविंग थी 40, और अगर हमारे पास इनकम 100 है और सेविंग है 20, यहाँ पर हमारी सेविंग्स कितनी है 0, यहाँ पे सेविंग्स कितनी है 20, यहाँ पे सेविंग्स कितनी है 40, यहाँ पे सेविंग्स कितनी है 60, यहाँ पे सेविंग्स कितनी है 80। तो ये हमारी सेविंग्स आ गई। और आप ध्यान रखिएगा एक इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस होती है, वो बदलती नहीं है, तो वो चीज़ हमें समझनी है, तो वो भी मैं थोड़ी देर में डालूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट की जो चीज़ कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। तो हम समझते हैं कि 40 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी ये लैक्स में वैल्यूज़ हैं, और वो हमारी इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगी। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट नहीं बदलेगी आपकी इनकम लेवल के बाद भी। तो अगर हमारी जो इनकम्स हैं उस लेवल के बाद भी नहीं बदल रही है तो हमारी मान लीजिएगा ये हमने लिया है 40। तो सिंपल सी बात ये कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, हम डिमांड कितनी करेंगे, यानी कि जो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड चाहिए और जो हमें कंजम्पशन के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड चाहिए 40 और कंजम्पशन के लिए डिमांड चाहिए 40, यानी कि खाने पीने के लिए 40 और इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड है 40। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी 80, यानी कि एग्रीगेट डिमांड को मैंने किससे डिनोट किया है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 120 प्लस 40 तो ये कितना हो जाएगा 160। उसके बाद अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप उसी तरीके से कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो 240, 320, 400, 480 और 560, इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये आ गया एग्रीगेट डिमांड। अब बात होती है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। तो एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस, एएस का मतलब क्या है कि आपके पास क्या था सप्लाई करने के लिए, यानी कि जो आपके पास 40 आपने कंज्यूम किया और जो आपके पास सेविंग्स थी 40 की, तो सी प्लस एस से डिनोट करेंगे हम। तो अब यहाँ पे क्या हुआ 40 प्लस के 40 माइनस के। तो आप बताइए आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कितनी थी, यानी कि आपकी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हुई कितनी, तो अल्टीमेटली क्या हुई 0 थी इनकम। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज इक्वल टू इनकम। तो आप देखिएगा यहाँ पर कितना हुआ, तो 40 और -40 इज इक्वल टू 0, -20 प्लस 40, सॉरी क्या नाम है सी, 120, 120 -20 इज इक्वल टू 100, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई है सी प्लस एस। तो ये हो गया 100, तो ये इनकम के बराबर ही वैल्यू आती है। ये ध्यान रखिए 200, 300, 400, 500 और 600। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेशन हमारी बनी। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, देखिएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है, वो सेम रहती है हर लेवल के ऊपर। तो ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू आ गई है और ये एग्रीगेट सप्लाई की। अगर हम इसको प्लॉट करें और हम इसको एक ग्राफ पेपर बनाएं तो पिक्चर कुछ इस तरीके से निकलेगी। वो जो अगर आप बनाएंगे तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो देखिएगा जो हमारी इनकम का लेवल है, जो हमारी इनकम का लेवल है उसको हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं, और जो हमारी जो सी प्लस आई है या सी प्लस एस है वो हम वाई एक्सिस पे रख रहे हैं। तो जो हमारी इनकम्स हैं, ये जो हमारी आउटपुट है या जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो हमने एक्स एक्सिस पे रखी है, और वाई एक्सिस पे हमने रखी है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। तो सिंपल सी बात है, देखिए कि एक इन्वेस्टमेंट थी जो हमने 40 ली थी,
तो अगर मैं 40 की एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये आई की लाइन आ गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट की लाइन आ गई। और कंजम्पशन जो थी वो हमारी वो भी 40 से स्टार्ट हो रही थी, तो अल्टीमेटली कम से कम कंजम्पशन 40 से स्टार्ट तो होगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि 40 से हमारी इनकम शुरू होगी, तो ये जो हमारी लाइन होगी, ये जो लाइन है ये हमारी लाइन हो गई सी की। तो ये हमारी सी की लाइन हो गई है। अब सी के साथ अगर हमें सी प्लस आई की लाइन बनानी हो तो वो लाइन क्या होगी, जितना गैप आई का और एक्स एक्सिस के बीच में उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इसकी लाइन अगर सी प्लस आई की लाइन बनाएंगे तो सी प्लस आई की जो लाइन होगी वो क्या होगी कि जितना गैप ये है यहाँ पे, तो वो करीबन यहाँ से स्टार्ट होगी जितना आई का गैप है। तो अगर सी प्लस आई की लाइन बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगी। और अगर इनकम की लाइन बनाएं तो इनकम तो है जीरो से शुरू हुई थी, आप देखिएगा। तो इनकम जो है वो 45 जो है उसके एंगल पर जो है आपने ड्रॉ करनी है, 45 के एंगल पर ड्रॉ होगी। तो ध्यान रखिए ये हमारी इनकम की लाइन है। तो जब हम इनकम की लाइन बनाएंगे, इनकम की जो लाइन बनाएंगे तो वो एग्जैक्टली 45 के एंगल पे बनेगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो लाइन बनेगी हमारी इनकम की होगी, या हम इसको एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। तो आप देखिएगा डायग्राम में आपको सेम मिल रही है। तो जिस जिस तरीके से हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है तो सी प्लस आई की लाइन जो है ऊपर बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ध्यान रखिएगा आपको स्केल से बनानी है लाइन। तो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो वहाँ पर होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, यानी कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो इस पॉइंट पर बनेगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर निकल कर ये आएगी कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगी, एग्रीगेट सप्लाई के, वहीं पर इक्विलिब्रियम बनने वाला है। तो ध्यान रखिएगा एग्रीगेट डिमांड जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी वहाँ पर इक्विलिब्रियम, यानी कि जो चीज़ आपने बनाई है उतना ही हाउस होल्डर ने जो है कंज्यूम की है। तो सिंपल सी बात है, तो जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, अगर आप डायग्राम में भी देखेंगे तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। तो इक्विलिब्रियम जहाँ पर आ रहा है जिस इनकम पे, वो आ रहा है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। और वो जो लेवल है वो है ये देखिएगा यहाँ पे, और इस लेवल पर जो इनकम्स थी वो कितना था, 400। तो इक्विलिब्रियम जो है वो इनकम पे बनेगा 400 की पे, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। और इसी पॉइंट पर अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और पाएंगे कि आपका एस इज इक्वल टू आई, सॉरी एस इज इक्वल टू आई होगा, यानी कि जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी। और इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई होता है और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, सी प्लस एस के। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो सी से सी कट गया, आई इज इक्वल टू एस। तो इक्विलिब्रियम अगर हम दो मॉडल की बात करें, अगर हम दूसरे मॉडल की बात करें, यानी कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को छोड़ के अगर हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो आई इज इक्वल टू एस पे जो है इक्विलिब्रियम बनेगा। तो इस तरीके से जो है टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम बनते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो ये इक्विलिब्रियम बनते हैं, अब इस इक्विलिब्रियम से संबंधित जो सारी बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पर, अब इन सब चीज़ों को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कंजम्पशन फंक्शन। तो क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है कि जो भी कंजम्पशन है उसके साथ एक रिलेशनशिप है, जो भी इनकम है उसके साथ एक रिलेशनशिप है कंजम्पशन की। मान लीजिएगा आप 80% कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब है कि जब भी इनकम 100 रुपये होगी तो 80 रुपये खर्च होंगे, इनकम 200 रुपये होगी तो 160 रुपये खर्च होंगे। तो देर इज़ अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम्स एंड द कंजम्पशन। और केन्स ने इस बात को बोला कि जो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से उन्होंने इसको नाम दिया। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम के साथ। तो इनकम के हायर लेवल्स के ऊपर हायर कंजम्पशन होंगी और लोअर लेवल के ऊपर लोअर कंजम्पशन होंगी। तो जैसे जैसे इनकम्स बढ़ती हैं वैसे वैसे कंजम्पशन की
वैल्यू भी इंक्रीज करती है इकोनॉमी के अंदर, ये बात आपको समझनी है। तो सीधी सी बात ये, अगर आप इंडिया की इकोनॉमी की भी बात करें तो जैसे जैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जीडीपी या जो हमारी नेशनल इनकम के लेवल बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारी जो कंजम्पशन है इकोनॉमी ओवरऑल बेसिस पे बढ़ रही है। आप देखिएगा कोविड-19 की जो प्रॉब्लम हुई उस दौरान जो है हमारी नेशनल इनकम पर भी इम्पैक्ट आया। तो आप देखिएगा हम जो लोग हैं, हमारे जो हाउस होल्ड के जो खर्चे हैं वो भी घट गए हैं। तो सीधी सी बात है, आप देखिएगा तो यहाँ पे जो एक फैमिली के जो खर्चे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब इकोनॉमीज जो है वो स्केल डाउन अगर होती है, यानी कि नेशनल इनकम कम होती है, तो उसके जो इम्पैक्ट हैं वो कंजम्पशन पर भी पड़ते हैं। और ये बात जो है केन्स जो है पहले से ही बता के चले हुए हैं हमें कि इनकम के साथ जो है कंजम्पशन की रिलेशनशिप होती है, और इसी को आप कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि कंजम्पशन जो है वो हमेशा इनकम के साथ डिनोट करेगी। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, C इज इक्वल टू कंजम्पशन, वेर इज F इज द फंक्शन इट मे बी द 70%, 80%, 20%, 30%, 90%, बट एक रिलेशनशिप होती है, और वो जो रिलेशनशिप है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रहती है, लेकिन उसके बाद वो बदल भी सकती है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी कंजम्पशन का पैटर्न है किसी इकोनॉमी के अंदर की, कितना परसेंट आप पैसा खर्च करते हैं इनकम का, उस पोर्शन को आप बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो वास्तव में इनकम में से कितना परसेंट आप खर्च करते हैं वो कंजम्पशन फंक्शन की थ्योरी के अंदर आता है। तो कंजम्पशन फंक्शन के अंदर केन्स ने एक ही बात बोली कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि जो इनकम है वो वाई एक्स एक्सिस पे दिखाई हुई है, और वाई एक्सिस पर आपको कंजम्पशन दिखाई हुई है। तो जैसे जैसे इनकम के लेवल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कंजम्पशन का स्लोप भी बढ़ता जा रहा है, और वैसे ही मैंने भी आपके साथ जो है अभी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट में भी बात की। तो फ्रॉम द अबव ग्राफ अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन फंक्शन शोज दैट द लेवल ऑफ कंजम्पशन, जो भी लेवल ऑफ कंजम्पशन है, कोरस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन की लाइन भी जो है लीनियर रिलेशन के हिसाब से ऊपर की तरफ जा रही है। इट इज एक्सप्रेस थ्रू लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एज शोन बाय द लाइन मार्क्ड C is equal to function of y. Y means the income. When the income is low, consumption expenditure of household will exceeds their disposable income and household did save. तो उस समय पर वो सेव नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में भी दिखाया डायग्राम के अंदर कि जब इनकम 0 थी और खर्चे 40 थे तो डिस सेविंग थी, यानी कि माइनस की सेविंग थी 40। दे आइदर बोरो मनी और ड्रॉ फ्रॉम देयर पास्ट सेविंग्स टू परचेज कंजम्पशन गुड्स। और इसके अलावा देखिएगा इट द इंटरसेप्ट द कंजम्पशन फंक्शन, it can express the measure of the effect of the consumption variable other than the income। और देखिएगा हर इकोनॉमी के अंदर एक जैसी कंजम्पशन फंक्शन नहीं होते हैं। हर जो इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन के फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हर कंपनी के अंदर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेम नहीं होती है, क्योंकि हर इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन का पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होता है, और उसके कंजम्पशन पैटर्न से ही ये पता चलता है कि उसकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो है वो ग्रोथ की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं विद्यमान हैं। और इसके अलावा हालांकि हम जो इन्वेस्टमेंट्स का जो फीचर्स हैं उसको भी कंसिडर करते हैं। तो अब आइएगा बात करते हैं इन टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी के अंदर। अब टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें तो आप देखिएगा स्क्रीन पे एग्रीगेटेड डिमांड आपको दिख रही है। तो क्या होती है एग्रीगेट डिमांड, अभी मैंने आपके साथ बात की थोड़ी देर पहले ही। इन ए सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड ED or aggregate expenditure consists of the only two components. One is the aggregate demand for the consumption goods or consumer goods and aggregate demand for the investment goods. तो AD is equal to C plus I, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो C plus I के बराबर होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर तो जो अजम्पशंस क्या होंगी, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हम ये मान के चलेंगे कि वो ऑटोनोमस होगी और वो बदलने वाली नहीं होगी, तो वो एक पीरियड के दौरान जो है सेम रहने वाली है। अब बात आती है कि द इनकम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी आइदर स्पेंड और सेव्ड। तो हाँ बिल्कुल ये सीधी बात है, कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू वाई ऑल्सो। तो सेविंग फंक्शन क्या होगा, सेविंग भी जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकम के ऊपर। तो सेविंग फंक्शन हो या कंजम्पशन फंक्शन हो दोनों इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बात आती है कि रिलेशनशिप क्या है इनकम और कंजम्पशन में। तो जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरी, तो ये जो थ्योरीज हैं ये सीधी सी बात ये कहती हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशंस भी बढ़ेंगी और सेविंग्स भी बढ़ेंगी। लेकिन सीधी सी बात है कंजम्पशन उतने प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी जितने प्रपोर्शंस के अंदर इनकम बढ़ रही है।
तो अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे कंजम्पशंस के पैटर्न की, तो इन कंजम्पशन के पैटर्न को बदलाव के साथ भी देखा जाएगा और एक पर्टिकुलर लेवल पर भी देखा जाएगा। तो जब बदलाव के साथ अगर हम कंजम्पशन के पैटर्न्स को या सेविंग्स के पैटर्न को देखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन केस ऑफ कंजम्पशन, और इन केस ऑफ द सेविंग हम उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि जब कंजम्पशन में बदलाव इनकम की बदलाव के साथ कितने होते हैं। मान लीजिएगा आपकी इनकम 1000 है और 1000 से इनकम बढ़कर 2000 होती है, और 1000 पे आपके 800 के खर्चे हो रहे थे, 2000 के ऊपर आपके खर्चे 1500 के हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो 700 रुपए की जो है खर्चे आपके बढ़े 1000 की इनकम पे, तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट 1000 की इनकम आपके पास आई उसका 70% आपने खर्च कर दिया। तो जो 70% आपने खर्च किया उसको आप बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरीके से जब 1000 के ऊपर आप 800 रुपये खर्च करते थे तो 200 रुपये सेव कर रहे थे, अब आपकी सेविंग 2000 के ऊपर आप 1500 खर्च कर रहे थे तो 500 हो गई है। तो सेविंग 200 से बढ़कर कितनी हो गई है? 500, यानी कि आपने जो सेविंग किया वो 300 किया है। तो 300 की जो सेविंग हुई है वो 1000 के ऊपर हुई है, तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग 30% है। तो ध्यान रखिएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका 70% आया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है 30% आया। 1000 से बढ़कर आपकी इनकम 2000 हो गई, खर्चे 800 से बढ़ के 1500 हो गए। तो आप देखिए खर्चे आपके 700 बढ़े 1000 पे, तो 70% एमपीसी, और आपकी इनकम जो है बड़ी कितनी है? आपकी जो सेविंग्स थी पहले 200 थी, अब सेविंग्स बढ़कर हो गई 500, तो 300 की सेविंग्स बढ़ी है 1000 के ऊपर, दैट इज 30%। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो ये दोनों जो कंसेप्ट हैं ये आप ध्यान रखेंगे। तो एमपीसी और एमपीएस अगर हम उसको दोनों को कभी जोड़ दें, तो ध्यान रखिएगा एमपीसी और एमपीएस अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इनकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसी तरीके से अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं, तो देखिएगा जब हम 1000 के ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे थे, तो फर्स्ट लेवल पर 80% एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था। 1000 की इनकम पे आपका 800 रुपये खर्चा है, लेकिन जब 2000 की इनकम थी आपके खर्चे थे 1500, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 हो गया। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं आप कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होना शुरू हो जाता है। तो सिंपल सी बात ये, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ जो रिलेशनशिप है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की देखी जाती है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम्स, इसमें चेंजेस को कंसीडर नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात ये कि आप एपीसी पढ़ चुके हैं, और सेविंग फंक्शंस मैंने आपको बताया कि ये भी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। और जो बी है, जो बी शब्द है, ये वास्तव में हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए यूज करते हैं। तो एमपीसी के लिए हम बी शब्द को जो भी यूज करते हैं। उसका बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट भी कर सकते हैं जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस की। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अब बात आते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। तो देखिएगा जैसे मैंने भी आपके साथ बात की थी कि एक कंजम्पशन है, एक जो है इनकम है। तो अब इस डायग्राम में देखिएगा यहाँ पे जो कंजम्पशन है और ये जो वाई यानी कि सेविंग्स है। अगर आप यहाँ पे कंजम्पशन की बात करें तो ये कंजम्पशन यहाँ पर आती हैं, लेकिन इसमें जो है इन्वेस्टमेंट की फिगर नहीं है, और ये हमारी है एक्स एक्सिस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जहाँ पर इनकम्स सेविंग्स के बराबर हो वहाँ पर इक्विलिब्रियम बनता है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जहाँ पर कंजम्पशंस है वहीं पर इनकम है, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम बनता है। लेकिन आपको पता है कि मैंने अपने एग्जांपल में और जो केन्स की थ्योरी है उसमें एक इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की जो है बात की गई है। तो ये डायग्राम है कुछ इस तरीके से जो है बनेंगे, और वो ये डायग्राम होंगे इस तरीके से। तो देखिएगा क्योंकि सी के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की भी होगी, तो सी प्लस आई, तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई, और ये सी प्लस एस, यानी कि जो वाई की बात करें या इनकम की बात करें तो इक्विलिब्रियम बनेगा इस पॉइंट पे। और हम यहाँ भी ये कह सकते हैं कि अगर हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें, तो जहाँ पर आई जो है किसके बराबर होगा, आई किसके बराबर होगा, आई बराबर होगा एस के, वहाँ पर इक्विलिब्रियम बनेगा। तो सिंपल सी बात ये कि इन दोनों थ्योरीज से ये बात पता चली कि इस इक्विलिब्रियम के अंदर कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है वहाँ पर इक्विलिब्रियम बनता है। तो जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट करती है वो वैल्यू जो फर्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी, और इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड वो है जो कंज्यूम की जाएगी किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, और इंक्लूडिंग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जो है कंजम्पशन है वो भी इंक्लूड होंगे। तो अब सीधी सी बात ये कि यहाँ पर
जो चीज़ें हमने बनाई हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वो सारी हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये जो है आप देख लेंगे। जो एस का जो सेविंग शेड्यूल्स है, स्लोप अपवर्ड बिकॉज सेविंग वेरीज पॉजिटिवली विद द इनकम्स। तो सेविंग्स कैसे बढ़ती हैं, जैसे जैसे इनकम्स बढ़ती हैं वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सेविंग्स जब इनकम नहीं होती है तो ध्यान रखिएगा, जब जीरो इनकम होती है तो सेविंग्स डिस सेविंग्स में होती हैं, यानी कि जो सेविंग्स माइनस से शुरू होती है, और फिर इस तरीके से सेविंग्स हमेशा बढ़ती रहती हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। अब उसके बाद है कि इक्विलिब्रियम जो है ऐसे लेवल पर क्यों बनता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो देखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई होगी नहीं, तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो केन्स कहते हैं कि ऐसी जगह पर जो है आप देखिएगा इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। और इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बनेगा, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका इक्विलिब्रियम वहाँ पे नहीं बनने वाला है। और उसका रीज़न जो है उन्होंने कहा कि या तो रिसोर्सेज जो हैं पूरी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज थे आपके पास जो फैक्टर प्रोडक्शन में, वो सारे के सारे अपने यूटिलाइज नहीं किए और डिमांड जो है ज़्यादा हो गई है। और इसके बाद एक दूसरी चीज़ है, अगर आपने वो ज़्यादा यूज़ कर रही है, मान लीजिएगा लैंड थी या लेबर थी या कैपिटल थी, मान लीजिएगा लैंड है 8 घंटे काम होता है और आपने 12 घंटे काम कर दिया, तो अगर एग्रीगेट सप्लाई आएगी तो उस चीज़ को जो है कंजम्पशन नहीं आएगी, तब भी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। तो केन्स का ऐसा मानना था कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है वहाँ पर इक्विलिब्रियम बनता है। बट रियल लाइफ के अंदर ध्यान रखिएगा कि इक्विलिब्रियम जो है बनना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। लेकिन जो है केन्स ने इस बात को समझाया कि अगर आप ऐसा करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रखेंगे तो आपका एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर एक सीधी सी बात यह है कि इक्विलिब्रियम ऐसे लेवल पर बनेगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। अब देखिएगा, अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम के दौरान भी आप देखिएगा, तो जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड खत्म हो गई थी तो गवर्नमेंट जो है अपने पैकेजेस के माध्यम से जो है उन्होंने पैसा डाला। और इसी तरीके से अगर आप अमेरिका के अंदर देखेंगे, तो जब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चली, तो अमेरिका के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके के कैश पैकेजेस दिए गए और उनको जो है डॉलर्स टर्म्स के अंदर 1000 से लेकर $2000 पर पर्सन जो उनके बैंक अकाउंट में डाले गए, जिससे कि डिमांड को क्रिएट किया जा सके। तो एग्रीगेट डिमांड जब तक क्रिएट नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, तो इकोनॉमी जो है अपने आप को सही ढंग से परफॉर्म नहीं करेगी। अदरवाइज जो है मार्केट के अंदर रिसेशन की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि जो गुड्स या प्रोड्यूस्ड जो या सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हैं उनको अगर कंज्यूम करने वाला कोई नहीं होगा तो बिजनेसेस को या इकोनॉमी को बहुत बड़े जो है चैलेंजेस आ जाते। तो यूएस ने उसी तर्ज के ऊपर जो है अपनी इकोनॉमी के अंदर एक जबरदस्त तरीके की लिक्विडिटी डाली और वो लिक्विडिटी जो है लोगों के पास पहुंचाई, जिससे कि वो लॉकडाउन की सिचुएशन के दौरान भी अपनी कंजम्पशन को जो है जारी रख सके। लेकिन इंडिया के अंदर जो है इंडिया की इकोनॉमी इस तरीके से जो है क्लियरली जो है अलाउ नहीं करती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो और इश्यूज़ हैं जिनके अंदर कुछ मॉनेटरीज और या फिजिकल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की जो है चीज़ें हम मैनेज नहीं कर सकते। और दूसरा, हमारे करेंसी के ऊपर भी जो है उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो लेकिन जो है यूएस जो है एक बड़ी इकोनॉमी थी और उसके पास, उसको पता है कि उसकी जो डॉलर्स हैं उसकी वीकनेस से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वर्ल्ड में नहीं पड़ने वाली है। तो उसने जो है भरपूर मात्रा में डॉलर्स छापे और अपने जो लोगों को उन्होंने जो है लिक्विडिटी जो है अरेंज करा के दी, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है, हालांकि अभी भी उनकी इकोनॉमी जो है डी ग्रोथ करेगी, लेकिन फिर भी वो जो डी ग्रोथ होनी थी उससे कम ग्रोथ करेगी। तो केन्स की थ्योरी यही कहती है कि अगर एग्रीगेट डिमांड नहीं है और सप्लाई आ जाएगी तो वो मिसमैच हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। इसीलिए देखिएगा, यूएस गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को क्रिएट करने की कोशिश की विद लिक्विडिटी। हालांकि क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है, या था फोर्थ जो है क्या नाम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात ही नहीं है जो। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये निकल के आती है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वहाँ पर उनके पास इस तरीके के मेजरमेंट थे। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर यूएस वाली बात करें कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है, जो सर्विस प्रोड्यूस हुई, उनको कंज्यूम नहीं करते, तो जो भी सारे बिजनेसेस हैं वो प्रॉब्लम्स में आ जाते और वहाँ पर एक रिसेशन टाइप की चीज़ें क्रिएट हो जाती है। और जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रखी हैं, जिन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ बना रही हैं, मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, जो बाकी चीज़ें बना रहे हैं, अगर उनकी खपत नहीं होती तो इकोनॉमी जो है सीवियर पेन में आ जाती। तो सिंपल सी बात ये, इसीलिए उन्होंने जो है वहाँ पर
इंजेक्ट की लिक्विडिटी यूएस के अंदर, और इसी तरीके की जो सिमिलर पैटर्न्स हैं वो इंडिया ने भी किए, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके का जो है खर्चा करने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि जो हमारे फिजिकल डेफिसिट्स हैं या जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पोजीशन है उसको देखते हुए गवर्नमेंट इतने ब्रॉड जो है मेजर्स नहीं कर सकती थी, स्पेशली इंडिया के अंदर। तो देखिएगा यहाँ पर जो मैं अब आपके साथ जो बात कर रहा था, मैं उसी बात के ऊपर लौट के आता हूँ कि जब एग्रीगेट डिमांड अगर नहीं होगी तो डिमांड को क्रिएट कराया जाता है, चाहे गवर्नमेंट्स उसको आर्टिफिशियल तरीके से करें। इसी तरीके से अगर सप्लाई नहीं होती है, बहुत सारे लोग डिमांड करने लग जाएं और वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, तो जो रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज अगर हमारे रह जाएंगे और डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा आ जाएं, तो सिंपल सी बात है ऐसी सिचुएशंस के अंदर इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है इकोनॉमी के अंदर आ जाता है और चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। फिर जो इन्फ्लेशन है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में जो है मैनेजमेंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी देखी गई है। तो सिंपल सी बात क्या है कि जो ग्रोथ का जो काम है वो जनरली गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रो हो इकोनॉमी, और जो आरबीआई है वो अपने मॉनेटरी मेजरमेंट के थ्रू जो है अपनी जो है इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स हैं उनको पहले से सेट करता है, और वो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देता, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो मॉनेटरी मेजरमेंट्स हैं वही जो है कारगर होते हैं, जिसमें हम जो है बाद में जो मॉनेटरी वाले चैप्टर्स होंगे उसके अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर आगे कि अगर आपको बढ़ाना है अपनी इकोनॉमी की साइज को, इक्विलिब्रियम को बढ़ाना है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो है ट्रंप जी ने जो है वहाँ पे ट्रंप गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी उसमें इंजेक्ट की। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको अपनी जो है इकोनॉमी के साइज को, इक्विलिब्रियम को ऊपर बनाना है, तो आपको कंजम्पशन भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ानी पड़ेगी, और जो प्रोडक्शन और सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपको हायर लेवल पर इकोनॉमी को लेके जाना है तो एग्रीगेट डिमांड शुड भी इंक्रीज। और एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज होगी? जब लोग ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करने की पावर उनके पास आएगी, और वो पावर कब आएगी? जब उनको फैक्ट्री को प्रोडक्शंस जो भी है उनके ज़्यादा वैल्यूज़ मिलेगी। इसी तरीके से जब माल बनेगा ज़्यादा तभी तो वो ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि सप्लाई भी ज़्यादा आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर इनकम के इक्विलिब्रियम्स को ऊपर लेके जाना है तो केन्स कहता था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों को ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि केन्स ने सबसे पहली बात यही बोली कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी तभी इक्विलिब्रियम होगा। अगर उसके अंदर बीच में कोई भी गैप होगा तो वो इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब यहां पर उन्होंने एक सहारे को बताया कि अगर आपको ऊपर लेके जाना है अपनी इकोनॉमी को, तो जैसे हमने बात की थी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सरकारें उस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ा दें, सरकार रोड कंस्ट्रक्शंस या बाकी जगह अगर निवेश करती है, नई कंपनियां बनाती है, नई जगह एयरपोर्ट्स बनाती है, फ्लाईओवर्स, रेलवे स्टेशन, नई गाड़ियां चलाती हैं रेलवे की, तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करती है तो इकोनॉमी के साइज को इंप्रूव किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, तो केन्स ने पहले समझाने के लिए इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस माना, और बाद में उसने कहा कि अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाए तो हम जो है हायर लेवल ऑफ इनकम को अचीव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम होंगी, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ विल इंक्रीज, और इक्विलिब्रियम को जो है आप ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं विद इंट्रोड्यूसिंग द हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट या इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट को जनरली हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हम कुछ पैसा एक्स्ट्रा अगर डाल दें तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है उसके पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो है एक बेसिक बैरोमीटर है ग्रोथ का, तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बेस पर ही आपकी रिटर्न्स आएंगे। अब ये जो रिटर्न्स हैं ये कितनी परसेंटेज टर्म्स में आएंगी, कितनी आएंगी, इसके लिए हमें जरूरत है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपकी नेशनल इनकम को कितना इंक्रीज कर सकता है, कितना बढ़ा सकता है, इसको आप कंसिडर करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। मान लीजिएगा अगर गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपए डालती है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स का मतलब होगा कि वो 1000 की जगह 3000 की जो है नेशनल इनकम जो है वो क्रिएट करेगा वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लाइफ टाइम के दौरान। तो सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट की
वैल्यू से जो है आप अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको यही बताता है कि जो खर्चा आप इन्वेस्टमेंट का करेंगे उससे आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज होगा। लेकिन बात ध्यान से अब आपने सुननी है कि लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो लोग रहते हैं उनका कंजम्पशन पैटर्न कितना है, वो उस एक्स्ट्रा इनकम अगर आती है तो वो कितना पैसा उसमें से खर्च करते हैं। तो अल्टीमेटली जो मल्टीप्लायर है वो वास्तव में एक रिलेट करता है आपके कंजम्पशन पैटर्न के साथ भी। तो सिंपल सी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी दो तरीके की रिलेशनशिप हो गई कि एक तो इन्वेस्टमेंट खर्च करने पर वो कितनी इनकम जनरेट करेगा, दूसरी बात यह कि जो इन्वेस्टमेंट जनरेट करेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वो वास्तव में उस इकोनॉमी के अंदर जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इनकम मिलती है और उसको खर्च नहीं करते तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लो होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ट्रंप वाला एग्जांपल दिया, अगर वहाँ पे लोगों के हाथों में पैसा गया और उन लोगों ने वो पैसा अपने बैंक में रख लिया चुपचाप और उसको खर्च नहीं किया तो अल्टीमेटली जो है मल्टीप्लायर जो है कम होगा। इसका मतलब है कि नेशनल इनकम कम होगी, लोगों के सामान जो कंपनियों ने सामान बनाया वो कम बिकेंगे। लेकिन अगर वो सारा पैसा खर्च कर दे जो भी जो है उनको इंजेक्ट किया गया है या अपनी इनकम का ज़्यादा पैसा अगर आप कंजम्पशन में डालेंगे तो अल्टीमेटली जो बिजनेसेस हैं उनको फ़ायदे होंगे। और वो फ़ायदे जो होंगे वो ये बताएंगे कि आपकी जो इनकम है जो उनके हाथ में जाएगी तो फिर वो दोबारा से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनके हाथ में आएगी, तो जो लेवल ऑफ इकोनॉमी है वो बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जो इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है वो कितना टाइम जो है मल्टीप्लाई करता है इन्वेस्टमेंट को, उसी को आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? द मल्टीप्लायर रेफर टू द फिनोमिना वेयर बाई चेंज इन द इंजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर विल लीड टू प्रोपोर्शनेट large changes or multiple changes in the level of national income. The multiplier explain how many times the aggregate income increase as a result of an increase in investment. When the level of investment increases by the amount say delta I, the equilibrium level of income increase by the same multiple. तो सीधी सी बात क्या है कि जो मल्टीप्लायर है वो क्या होगा? हमारा मल्टीप्लायर का मतलब होगा कि हमारी चेंज इन इनकम कितनी होगी, चेंज इन इनकम कितनी होगी डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इन्वेस्टमेंट के चेंज से हमारी जो इनकम है वो कितनी बढ़ेगी, तो इसी को बोला गया डेल्टा वाई डेल्टा आई। तो डेल्टा जो है चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एम पी सी इज डिटर्मिनेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो जितना ज़्यादा एम पी सी होगा उतनी ज़्यादा जो है मल्टीप्लायर बढ़ेगा। द साइज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू आई। तो इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो मल्टीप्लायर पर डिपेंड करेगी कि वो कितनी इकोनॉमी में जनरेट करती है। तो देखिएगा सीधी सी बात है, एम पी सी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लायर होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हमें मल्टीप्लायर के फॉर्मूले देखने हो तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला अगर हम मल्टीप्लायर का निकालना चाहें तो सीधी सी बात ये है कि हम एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एम पी सी। और तीसरी बात क्या है कि के इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी एस। तो देखिएगा से एम पी एस जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है हमारी मल्टीप्लायर जो है कम होगा। तो कंजम्पशन के साथ रिलेशन, तो देखिएगा देयर आर exit a direct relation between the MPC and the value of multiplier. The maximum value multiplies infinity when the MPC is 1. जब MPC 1 होगा तो वो इन्फिनिटी पे पहुंच सकता है। When the higher the higher the MPC, lower will be the value of multiplier and vice versa. लेकिन MPS के साथ क्या है? The higher of the MPC, higher will be the value of multiplier. The value of multiplier is reciprocal of MPS. यानी कि जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या है? K को रेसिप्रोकल ऑफ MPS, तो जो मैंने अभी आपको बोला MPS। The multiplier shocks to one sector to transmit throughout the economy. तो किस तरीके से अगर आप इसको और भी एनालिसिस करें तो इकोनॉमी में अगर किसी सेक्टर को बूस्टअप करना होता है स्पेसिफिकली तो गवर्नमेंट उस सेक्टर के अंदर एक फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है जिससे कि उस सेक्टर को जो है आगे बढ़ाया जा सके, एनहेंस किया जा सके। तो इस तरीके से देखिएगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का अगर इम्पैक्ट देखेंगे, मान लीजिए हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन रहा था ये, तो ये था हमारा सी प्लस आई। अब अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से हमारी कंजम्पशन भी बढ़ेगी सी प्लस आई, और एक इन्वेस्टमेंट और आएगी। तो अब ये तक सी प्लस आई में एक फर्दर इन्वेस्टमेंट और आ गई आई। तो ये जो डायग्राम है ये इसमें देखिएगा, ये आप जो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई का एक नया लेवल बन जाएगा। और इक्विलिब्रियम आपका कहाँ पर बनेगा? जहाँ पर कि इनकम लाइन से ये बाइसेक्ट करेगा। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे आपस में एक दूसरे को, उसी जगह पर जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे होंगे
तो आपको हायर लेवल पर जो है देखिएगा इक्विलिब्रियम बनेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अगर आप डालेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम हायर लेवल पर बनेगा। और सिमिलरली सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर रिलेशनशिप देखेंगे उसमें भी आप ये पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आई थी और इसमें एक डेल्टा आई और आ गया, तो उसकी वजह से जो है इस लेवल के ऊपर ये जो लेवल होंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनेगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होगा डेल्टा आई शिफ्ट हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड की तरफ। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने डायग्राम में आपको समझाई ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब उसके बाद बात आती है कि जो हमने चीज़ें पढ़ी एमपीसी क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ डेल्टा ऑफ कंजम्पशन, यानी कि जितना कंजम्पशन में चेंज होता है डेल्टा ऑफ इनकम। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, ये हमने तीनों फॉर्मूला आपके साथ बात कर ली, डेल्टा वाई 1 माइनस एम पी सी 1 माइनस एम पी एस। और इसकी जो रिलेशनशिप है वो देखिएगा एमपीसी इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो एमपीसी जो है मल्टीप्लायर पर डिपेंड करती है या मल्टीप्लायर एमपीसी पे। देयर एग्जिट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी, जो एक अगर एमपीसी होता है तो तब जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इनकम लीकेज इन द मल्टीप्लायर, तो ये इनकम के जो लीकेज हैं ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब 2 सेक्टर या 3 सेक्टर करेंगे तो वहाँ पर जो है मैं अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगी बात। तो अगर आप देखिएगा लीकेज वैसे क्या होती है कि जहाँ पर भी सिस्टम में से कोई चीज़ अगर आप निकाल लेंगे, कोई भी, या तो कंजम्पशन से अगर आप निकाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, तो वो लीकेज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप उसमें कुछ और डाल देंगे, ऐसी चीज़ें जहाँ पर कि और जो है कंजम्पशन बढ़ जाए या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, तो उसको इंजेक्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें 3 सेक्टर या 4 सेक्टर इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे तो उस समय पर बात करेंगे। तो अभी जो है यहाँ पे अभी मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। अगली जो क्लास होगी उसमें 3 सेक्टर इकोनॉमी की भी बात करेंगे और 4 सेक्टर इकोनॉमी की भी बात करेंगे। तो यहाँ तक आपने सारे जो है पढ़ लेने हैं और मुझे नोट्स भेजने हैं। जब आप मुझे नोट्स भेजेंगे तभी मैं आपको अगली क्लास जो है उपलब्ध कराऊंगा। तो इसलिए जो है ध्यान से सुनिएगा, क्लासेस देखिएगा और मेरे को जल्दी से जल्दी जो है नोट्स आप प्रोवाइड कराइएगा और मेरे को व्हाट्सएप पे अपने नोट्स भेजिएगा।